अध्याय 51। उसे खत्म कर, हरामजादे। जैसे ही रुद्रप्रताप के कंठ से ये शब्द निकले, कमरे की हवा जैसे जम गई। जुगनू एक पल की भी देरी किए बिना बिजली की रफ्तार से उड़कर रुक्मिणी के बिस्तर के पास पहुंच चुका था। बिस्तर का वो विभत्स और रूह कंपा देने वाला नजारा देखकर उसकी आंखें भी दहकते अंगारों की तरह धधक रही थीं। जुगनू की छोटी सी चोंच से अब आग की लपटें निकल रही थीं, जिनसे वो एक एक करके उन खूनी जहन्नम के कीड़ों को चुन चुनकर भस्म करने लगा। कमरे में जलते हुए कीड़ों की एक अजीब सी दुर्गंध फैल गई थी, लेकिन जुगनू की स्फूर्ति से भी रुक्मिणी का कष्ट कम नहीं हुआ। उन कीड़ों के भीतर एक बहुत ही तीखा खूनी जहर होता था, जो किसी भी स्वस्थ इंसान के शरीर को कुछ ही पलों में पूरी तरह सुन्न कर देता था। वे कीड़े रक्त चूसते समय यही विष शिकार की रगों में छोड़ते थे, और सबसे भयानक बात यह थी कि रुक्मिणी के बिस्तर की तरफ अभी भी हजारों की संख्या में नए कीड़े रेंगते चले आ रहे थे, जैसे कोई काला सैलाब उमड़ पड़ा हो। जब तक वो विध्वंसक खूनी जहन्नम की रानी जीवित थी और लगातार अंडे दे रही थी, तब तक मौत का यह सिलसिला रुकने वाला नहीं था। यही रानी तत्व वाले प्राणियों की सबसे घातक और विकराल ताकत मानी जाती थी। वे अकेले नहीं, बल्कि अपनी पूरी फौज के साथ हमला करते थे। तेरे सिर की कीमत 1000 पीले जादुई पत्थर लगाई गई है। मैं बस अपना इनाम लेने आया हूं, और इनाम की राह में आने वाले हर कांटे को मैं कुचल देता हूं। काले लिबास वाले उस नकाबपोश हत्यारे ने अपनी बात खत्म करते ही हमला बोल दिया। हत्यारों की इस अंधेरी दुनिया का यही कड़ा नियम था कि वे व्यर्थ की बातों में अपना समय नष्ट नहीं करते थे। उसके हाथ में लहू के रंग का एक विनाशकारी खंजर था, जो बिल्कुल रुद्र के रक्त खंजर जैसा दिख रहा था, पर उसकी बनावट और धार उससे कहीं ज्यादा अचूक और ऊंचे दर्जे की थी। उस खंजर से निकलने वाली लाल आभा पूरे कमरे में मौत का संकेत दे रही थी। अब मौत बिल्कुल उनके द्वार पर खड़ी थी। जुगनू पूरी तरह से रुक्मिणी को बचाने में फंसा हुआ था, और उन अनगिनत कीड़ों ने उसे आगे बढ़ने से रोक रखा था। इसका सीधा सा अर्थ था कि अब रुद्र को उस बेरहम कातिल और उस भीषण कीड़ों की रानी दोनों का सामना अकेले ही करना था। रुद्र का दिल जोरों से धड़क रहा था, पर उसकी आंखों में डर की जगह सिर्फ प्रतिशोध था। जैसे ही वो नकाबपोश एक धुंधली परछाई बनकर रुद्र की तरफ झपटा, उस विशाल रानी ने अपना विभत्स जबड़ा खोला और एक ऐसी चीख मारी कि रुद्र के कान फटने लगे। वो आवाज किसी आम जीव की नहीं, बल्कि नर्क से आई किसी रूह की आवाज लग रही थी। पलक झपकते ही रुद्र का मस्तिष्क सुन्न पड़ गया और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। ये उस जीव की ध्वनि पर आधारित आत्मिक कला थी। ऐसी कलाओं से बचना लगभग असंभव होता था, क्योंकि ये सीधे दिमाग पर हमला करती थीं। रुद्र ने अपनी जिंदगी में कल्पना भी नहीं की थी कि इस घृणित कीड़े के पास इतनी अद्भुत और जानलेवा विधा होगी। जाहिर था कि रुद्र और जुगनू के लिए यह युद्ध बहुत कठिन होने वाला था, क्योंकि उनके पास अभी ऐसी तरंगों का उत्तर देने के लिए कोई आत्मिक कला मौजूद नहीं थी। वे पूरी तरह से बेबस नजर आ रहे थे। मर जा कीड़े, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी मां को हाथ लगाने की? और इन सबसे ज्यादा डरावनी बात यह थी कि वो हत्यारा कम से कम आत्मिक स्तर के चौथे चरण का योद्धा था। वो फरहान जैसे कमजोर विरोधियों से कई गुना ज्यादा खूंखार और अनुभवी था। रक्त पुष्प चेंबर अपना हर काम पूरी गारंटी के साथ करता था। उन्होंने रुद्र का अंत करने के लिए जिस दरिंदे को भेजा था, वो उसे संभलने का एक भी अवसर नहीं देना चाहता था। जिस क्षण रुद्र उस रानी की चीख से तड़प रहा था, ठीक उसी वक्त वो हत्यारा उसके बिल्कुल समीप आ पहुंचा, और दूसरी तरफ सैकड़ों कीड़े छत और फर्श से रेंगते हुए रुद्र की ओर लपके। एक ही पल में दर्जनों कीड़ों ने रुद्र के शरीर पर छलांग लगा दी और उसके मांस को अपने पैने दांतों से कुतरना शुरू कर दिया। वे किसी जौंक की तरह चिपक गए थे और सीधे उसकी मुख्य धमनियों की तरफ बढ़ रहे थे, ताकि उसका पूरा लहू सोख सकें। रुद्र का पूरा बदन अब उन रेंगते हुए कीड़ों से ढका जा रहा था। इस दोहरे हमले के सामने रुद्र सिर्फ बेबस होकर संघर्ष कर पा रहा था। शत्रु उससे कहीं ज्यादा सामर्थ्यवान था, और उसकी रफ्तार का मुकाबला करना नामुमकिन लग रहा था। एक काली परछाई की तरह वो हत्यारा रुद्र के पीछे पहुंचा, और उसका वो खूनी खंजर रुद्र की गर्दन पर आकर टिक गया। एक हल्की सी खरोंच के साथ ही
रुद्र की गर्दन से रक्त की गर्म धार बह निकली। इतने अनमोल और ताजा खून को व्यर्थ क्यों करना? यह तो किसी अमृत जैसा है। उस हत्यारे ने अपना नकाब थोड़ा खिसकाया और रुद्र की गर्दन से रिसते हुए लहू को अपनी जीभ से चाट लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी वहसी चमक थी। वाकई बहुत गर्म और लजीज है। मैंने आज तक ऐसा खून नहीं चखा। वो नकाबपोश एक डरावनी हंसी हंसा और बोला, लगता है मेरे इन नन्हे बच्चों को भी तेरा खून बहुत भा रहा है। मैं तुझे कुछ पलों के लिए जीवित छोड़ दूंगा ताकि वे अपनी इस दावत का पूरा आनंद ले सकें। आखिर इंसानी खून का असली स्वाद तो तभी आता है जब शिकार जिंदा तड़प रहा हो और उसकी आंखों में अपनी मौत का खौफ साफ दिख रहा हो। वो रुद्र के इतने करीब आ गया था कि उन दोनों की आंखें लगभग एक दूसरे से टकरा रही थी। रुद्र उस हत्यारे की ठंडी और खौफनाक सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर सकता था। उस खूनी जहर ने अब तक रुद्र के पूरे शरीर को जकड़ लिया था। रुद्र को ऐसा अनुभव हो रहा था मानो उसके भीतर बिजली का कोई तेज झटका दौड़ गया हो और अब उसके लिए एक उंगली हिला पाना भी दुभर था। उसका शरीर किसी पत्थर की मूर्ति की तरह जम चुका था। जिंदा चूस लिए जाने की यह पीड़ा कैसी लग रही है? मजा आ रहा है ना? वो हत्यारा उसे जलती नजरों से घूर रहा था और धीरे धीरे अपने खंजर को रुद्र की खाल पर फिसला रहा था। वो इस खूनी तमाशे का हर एक पल आनंद लेकर जीना चाहता था। जरा संभल कर, कहीं मेरा खून ही तुझे भस्म न कर दे। तूने आज वो गलती की है जिसकी सजा मौत भी कम है। रुद्र प्रताप ने उसे अपनी पूरी तरह से लाल हो चुकी आंखों से घूरते हुए कहा। उसकी आवाज में एक ऐसा भारीपन था जो किसी इंसान का नहीं लग रहा था। अपनी माता को इस तरह कष्ट में देखना रुद्र के लिए सहन शक्ति के बाहर था। वे उसका रिवर्स स्केल थी। रुद्र अब इस बात की रत्ती भर भी चिंता नहीं कर रहा था कि उसका दुश्मन कितना शक्तिशाली है या उसकी ताकत का स्तर क्या है। उसके मस्तिष्क में अब केवल एक ही धुन सवार थी, इस हत्यारे को जिंदा चीर कर रख देना। भस्म कर देगा? बहुत ही घटिया मजाक था ये। तू तो अभी ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता। वो आदमी पागलों की भांति हंसने लगा, जैसे उसे दुनिया का सबसे बड़ा चुटकुला सुनाया गया हो। लेकिन अगले ही क्षण रुद्र के शरीर पर रेंगने वाले वे कीड़े अचानक अपने आप जलने लगे। देखते ही देखते वे राख में बदल गए और जमीन पर कोयले की तरह बिखर गए। रुद्र का शरीर किसी धधकती हुई भट्टी की तरह तपने लगा था। उस हत्यारे की आंखें विस्मय से फैल रहीं। उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा था। आखिरकार उसे अनंत काल के दैत्यों के अकल्पनीय रहस्यों के बारे में भला क्या बोध होता? वो तो बस एक मामूली मौत का सौदागर था। अजीब है, पर इससे क्या अंतर पड़ता है? तू वैसे भी हिल नहीं सकता। तेरा शरीर अभी भी सुन्न है। उस हत्यारे ने अपना खंजर उठाया और रुद्र का वध करने के लिए हाथ ऊपर किया। उसे लगा कि यह सिर्फ एक आखिरी कोशिश है। तुझे किसने कहा कि मैं हिल नहीं सकता? तूने ड्रैगन के गले पर वार किया है, अब उसकी आग झेलने के लिए तैयार हो जा। रुद्र ने अचानक अपना बायां हाथ, वो काली रहस्यमयी भुजा, ऊपर उठाई। उस हत्यारे ने जो देखा उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उस युवक की हथेली पर एक बहुत ही अनोखी और डरावनी आंख थी। उस भ्रमित करने वाली आंख ने अपना घातक खेल शुरू कर दिया और उस हत्यारे को एक ऐसे गहरे मायाजाल में फंसा दिया जहां उसे अपनी ही मौत नाचती हुई दिखने लगी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता या पीछे हट पाता, रुद्र के उस विनाशकारी पंजे ने उसके सीने को किसी कागज की तरह चीरते हुए उसके भीतर के सारे अंगों को कुचल दिया। मर जा साले कुत्ते, नर्क में भी तुझे जगह नहीं मिलेगी। रुद्र किसी भूखे व्याघ्र की तरह गुर्राया। रक्त के फव्वारे छोड़ते हुए वो हत्यारा धीरे धीरे अपने घुटनों के बल गिरा। उसकी आंखों में अभी भी वही विस्मय और डर था और आखिरकार वो हमेशा के लिए खामोश हो गया। अब तेरी बारी है। तूने मेरी मां का खून पिया है, अब तू अपना लहू बहाएगी।
रुद्र ने अपने दाएं हाथ को वेग से घुमाया और वो वज्र अग्नि जंजीर हवा को चीरती हुई उस विशाल कीड़ों की रानी के शरीर से जा लिपटी। रानी ने भागने की कोशिश की, पर रुद्र की जंजीर काल के फंदे की तरह उसके गले में जा फंसी। उस श्रृंखला के नुकीले किनारों ने उस विशाल रानी को पलक झपकते ही कई टुकड़ों में विभक्त कर दिया। जैसे ही रानी के प्राण निकले, पूरे कक्ष में फैले हुए हजारों छोटे कीड़े भी पल भर में धूल में मिल गए, क्योंकि उनकी सत्ता केवल अपनी रानी के जीवित रहने तक ही थी। इस खूनी रात का यह विभत्स तमाशा अंततः समाप्त हुआ। पूरा कमरा खून, राख और टूटे हुए सामान से भरा पड़ा था। जुगनू भी अब पूरी तरह थक कर चूर हो चुका था। रुक्मिणी को बचाने के लिए उसे अनगिनत कीड़ों से अकेले ही एक भयानक जंग लड़नी पड़ी थी। रुद्र को अनुभव हुआ कि उसका हृदय अब पहले से कहीं ज्यादा फौलादी और दृढ़ हो चुका है। उसने आज अपनी सीमाओं को लांघा था। भले ही वो हत्यारा मर चुका था, पर रुक्मिणी अभी भी उस विष से तड़प रही थी। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था और शरीर ठंडा हो रहा था। रुद्र की मां एक बुझते हुए दीपक की तरह लग रही थी, जो किसी भी पल खामोश हो सकता था। रुद्र उनके पास घुटनों के बल बैठ गया और उनके हाथ थाम लिए। मुझे क्षमा करना मां, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। अब मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। अचानक कमरे में एक अत्यंत प्रभावशाली और तेज आभा वाला व्यक्ति प्रकट हुआ। उसने नक्षत्रों से जड़ा हुआ एक राजसी चोगा पहन रखा था। ये सिंह और चंडेल व्यापारी संघ के गुरु चंडेल थे। उनकी आंखों में चिंता और आश्चर्य साफ दिख रहा था। मुझे माफ करना रुद्र, मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि स्थितियां इतनी भयावह हो जाएंगी और कोई इस हद तक गिर जाएगा। गुरु चंडेल ने रुद्र को वो जादुई पत्थर किसी साधारण विपदा के लिए दिया था। उन्हें रत्ती भर भी आभास नहीं था कि कोई पेशेवर कातिल इतनी जल्दी रुद्र के घर तक पहुंच जाएगा। गुरुजी, मेरी मां के शरीर में वो विष फैल चुका है। वे बहुत कष्ट में है। रुद्र प्रताप इस समय बहुत भयभीत था। उसकी आवाज कांप रही थी। तुम निश्चिंत रहो रुद्र, मैं यहां हूं। मैं इसका उपचार कर सकता हूं और उन्हें इस कष्ट से मुक्त करूंगा। गुरु चंडेल ने रुक्मिणी की नब्ज जांची और बोले, घबराओ मत। ये खूनी जहर सिर्फ शरीर को सुन्न करने का काम करता है। इससे दर्द बहुत तेज होता है, लेकिन यह शरीर को अंदर से कोई स्थायी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं कुछ बहुत ही खास और दुर्लभ जादुई जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करूंगा, जिससे यह जहर कुछ ही समय में बाहर निकल जाएगा। गुरु चंडेल ने अपनी झोली से कुछ जड़ी बूटियां निकाली और रुक्मिणी का उपचार शुरू किया। रुद्र ने राहत की एक लंबी सांस ली। वो उस हत्यारे की देह को घसीटकर आंगन में ले गया और उसे जलाकर भस्म कर दिया, ताकि इस खूनी रात का कोई साक्ष्य शेष न रहे। फिर उसने कमरे में फैले उस घिनौने अवशेषों को भी साफ कर दिया। क्या आप वापस आ गए छोटे मालिक? इतनी रात को बाहर क्या कर रहे हैं? रुक्मिणी की देखभाल करने के लिए रखी गई दाई आखिरकार बाहर जलती हुई आग की रोशनी से जाग गई थी। वो बाहर आंगन में रुद्र को देखकर हैरान थी। रुद्र ने अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लाते हुए कहा, हां, कल मैं अपनी मां को विद्यापीठ ले जा रहा हूं, ताकि वे मेरी वो बड़ी रैंकिंग परीक्षा देख सकें। आप भी तैयार रहिएगा। छोटे मालिक सच में एक बहुत बड़े जीनियस हैं। मालकिन कितनी खुशनसीब है। दाई ने खुश होकर कहा। वो रुद्र की बातों को एक मासूम मजाक समझ रही थी, जब रुद्र ने उसे जलती हुई लाश की राख के बारे में संकेत दिया। शहर के आम लोग सच में कितने भोले और मासूम थे। उन्हें इस दुनिया के काले सच की भनक तक नहीं थी। लेकिन गुरु चंडेल का चेहरा अभी भी गंभीर था। रुद्र, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि रक्त पुष्प चेंबर जैसे खतरनाक लोग भी इस खेल में शामिल हैं। आखिर तुमने किस प्रलयंकारी इंसान से इतनी गहरी दुश्मनी मोल ले ली है? उनका उसूल है कि वे जो सुपारी लेते हैं उसे हर हाल में पूरा करते हैं। अगर एक नाकाम हुआ तो जल्द ही कोई दूसरा और भी ताकतवर हत्यारा आएगा। रुद्र ने अपनी मां की सुरक्षा के बारे में पूछा।
गुरु चंडेल ने रुद्र के कंधे पर हाथ रखा और वादा किया कि वे साये की तरह रुक्मिणी की हिफाजत के लिए अपने सबसे योग्य और गुप्त सेवकों को तैनात कर देंगे। गुरु चंडेल के जाने के बाद रुद्र और जुगनू आंगन में लेटकर तारों भरे अनंत आकाश को निहारने लगे। चारों तरफ शांति थी, पर रुद्र के मन में तूफान मचा हुआ था। जुगनू, मुझे तो लगा था कि आज मेरा अंत निश्चित है, रुद्र ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, लेकिन मैं जीवित हूं। अब मुझे बोध हो रहा है कि जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं होता, इस जन्म में मेरी पराजय कभी नहीं होगी। मैं काल को भी मात दे सकता हूं। रुद्र के भीतर प्रतिशोध की जो ज्वाला धधक रही थी, वो अब खौलते हुए लावे का रूप ले चुकी थी। वो अब और इंतजार नहीं करना चाहता था। तेरा तात्पर्य क्या है? तू क्या सोच रहा है? जुगनू ने कौतूहल से पूछा। रुद्र प्रताप अचानक खड़ा हुआ और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो जुगनू ने पहले कभी नहीं देखी थी। जुगनू, क्यों ना हम आज रात ही आत्मिक स्तर की उस बाधा को तोड़ दें। हमें अपनी ताकत को उस स्तर पर ले जाना होगा जहां कोई हमें छू भी ना सके। क्या तेरा मस्तिष्क ठिकाने पर है? हम नाड़ी जागरण के 9वें स्तर पर अभी सिर्फ 3 दिन पहले ही पहुंचे हैं। इतनी जल्दी अगला स्तर पार करना जानलेवा हो सकता है। जुगनू ने उसे चेतावनी दी। बिल्कुल ठिकाने पर है। काल को इतने समीप से देखने के बाद मेरा आत्मविश्वास समस्त सीमाएं लांघ चुका है। मैं अब और कमजोर नहीं रहना चाहता, रुद्र ने दृढ़ता से कहा। वो आज रात ही अपनी साधना का नया अध्याय लिखने के लिए पूरी तरह सज्ज था। मौत को मात देकर लौटा रुद्र अब एक विनाशकारी ज्वालामुखी बन चुका है। रक्त पुष्प का हत्यारा तो राख हो गया, पर काव्या की ये खूनी चाल अब रुद्र को आत्मिक स्तर का वो प्रचंड योद्धा बना देगी जिसके सामने पूरे विद्यापीठ के आचार्यों की रूह कांप जाएगी। क्या आज रात सनातन पाताल शास्त्र के वो गूढ़ रहस्य जगत के सम्मुख आएंगे जो सदियों से छिपे थे? और जब रुद्र रैंकिंग परीक्षा के रण क्षेत्र में उतरेगा, तो क्या काव्या का ये घिनौना चेहरा पूरे गरुड़ साम्राज्य में तबाही मचा देगा? मौत, इंतकाम और आत्मिक स्तर की ये निर्णायक लड़ाई अब एक नया इतिहास लिखने वाली है। आगे क्या होगा, जानने के लिए सुनते रहिए द बीस्ट गुरु। अध्याय 52, पाताल का सोता। 3 साल पहले हुए उस भयावह हादसे से करीब आधा महीना पहले ही रुद्र प्रताप ने आत्मिक स्तर में अपना कदम रख लिया था। उस वक्त उसने और उसके पुराने साथी स्वर्ण गरुड़ ने मिलकर अपनी 18 नाड़ियों की पूरी ताकत झोंक दी थी और अपने शरीर में पूरे 5 आत्मिक सोते बना लिए थे। उस समय उसे लगा था कि वो सफलता के शिखर पर है, लेकिन आज की स्थिति बिल्कुल अलग थी। नाड़ी जागरण से निकलकर आत्मिक स्तर में कदम रखना कोई मामूली बात नहीं है। यह एक बहुत बड़ा पड़ाव है। कुछ लोगों के लिए इसमें सिर्फ चंद घंटे लगते हैं, तो कुछ योद्धाओं को सालों लग जाते हैं और कई बार तो लोग 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद भी इसमें नाकाम रहते हैं। रुद्र ने अकेले में खुद से बुदबुदाते हुए कहा, इस मुकाम को हासिल करने के लिए सिर्फ पसीना बहाना ही काफी नहीं है, बल्कि गहरा तजुर्बा और साधना का बिल्कुल सही और सटीक तरीका भी चाहिए होता है। और इन सबसे बड़ी बात, इंसान का दिमाग बिल्कुल शांत और स्थिर होना चाहिए। उसे अपने भीतर एक खास चिंगारी महसूस होनी चाहिए। रुद्र मन ही मन मुस्कुराया। मैं पहले भी इस मुकाम तक पहुंच चुका हूं, इसलिए नाड़ी जागरण के 9वें स्तर पर खड़े गरुड़ साम्राज्य के किसी भी योद्धा के पास मुझसे ज्यादा तजुर्बा नहीं हो सकता। और जहां तक साधना के तरीके की बात है, तो जुगनू के सनातन पाताल शास्त्र का इस दुनिया में कोई मुकाबला ही नहीं है। चूंकि रुद्र पहली 2 शर्तें पहले ही पूरी कर चुका था, अब उसे बस अपने दिमाग के शोर को शांत करना था और उस दिव्य चिंगारी को महसूस करना था। उस कातिलाना हमले से बाल बाल बचने के बाद रुद्र को अंदर से महसूस हो रहा था कि वो अब आम इंसानियत की सारी कमजोरियों और डर से बहुत ऊपर उठ चुका है। उसका दिमाग इस वक्त बिल्कुल सुलझा हुआ था, लेकिन उसकी रगों में दौड़ने वाला लहू जोश और प्रतिशोध की आग से उबल रहा था। यह एक बहुत ही अजीब एहसास था।
उसकी प्राण ऊर्जा उसके पूरे शरीर में तूफानी समंदर की तरह लहरें मार रही थी, लेकिन फिर भी उसका अटल विश्वास उस पूरी ताकत को अपने वश में रखे हुए था। जुगनू भी रुद्र के इस जुनून और अटूट इरादे को साफ महसूस कर सकता था। रुद्र का यह उबलता हुआ खून जुगनू के लिए किसी युद्ध के शंखनाद की तरह था, जो उस छोटे से पक्षी को पुकार रहा था कि वो अपनी सोई हुई किस्मत को जगा दे। ठीक है भाई, अगर तू इस हद को पार करना ही चाहता है तो तेरा यह साथी मरते दम तक तेरे साथ है, जुगनू ने कहा, और उसकी नन्ही आंखों में भी एक विनाशकारी आग धधकने लगी। तो फिर चलो इंतकाम का नया अध्याय शुरू करते हैं। रुद्र उस कम रोशनी वाले आंगन में जमीन पर आसन जमाकर बैठ गया और जुगनू आग के एक छोटे से चमकदार गोले की तरह उसके सिर के ठीक ऊपर बैठ गया। जैसे ही उन दोनों की नाड़ियां एक दूसरे से जादुई रूप से जुड़ी, वे दोनों एक ही वजूद, एक ही रूह में बदल गए। रुद्र को अच्छी तरह याद था कि पिछली बार आत्मिक स्तर तक पहुंचने में उसे कितनी मशक्कत करनी पड़ी थी। शुरुआत से लेकर अपनी मंजिल तक पहुंचने में उसे पूरे 3 महीने का लंबा वक्त लगा था। उन 3 महीनों में उसने और उसके स्वर्ण गरुड़ ने हजारों बार कोशिशें की थीं, हजारों गलतियां की थीं, तब जाकर कहीं उन्हें वो आत्मिक सोते बनाने में कामयाबी मिली थी। लेकिन इस बार हालात जुदा थे। जैसे ही जुगनू ने अपना सनातन पाताल शास्त्र पढ़ना शुरू किया और उन दोनों की प्राण ऊर्जा आपस में मिलकर लावा की तरह धधक उठी, रुद्र को ऐसा लगा मानो सही रास्ता बिल्कुल उसके सामने साफ साफ दिखाई दे रहा हो। उनके सामने अब सिर्फ एक ही मार्ग था, और ये वो रास्ता था जो उन दोनों को इस दुनिया का सबसे बेमिसाल योद्धा बना देगा। बिना एक भी पल की हिचकिचाहट के रुद्र और जुगनू ने अपनी सारी हस्ती उस दीवार को तोड़ने में झोंक दी। उनका दिमाग अब सिर्फ और सिर्फ अपनी मंजिल पर टिका था। जैसा कि रुद्र ने कुछ देर पहले ही महसूस किया था, उस जानलेवा हमले से जिंदा बचने के बाद उसे लग रहा था कि अब इस दुनिया में कोई उसे नहीं मार सकता। इसी फौलादी विश्वास के साथ वो आत्मिक स्तर की तरफ तूफानी रफ्तार से बढ़ा। उसने अपने अंदर दबे हुए सारे जज्बातों और गुस्से को बाहर निकालने के लिए एक जोरदार दहाड़ मारी। उसे अपना वो अपमानजनक बुरा वक्त याद आया, उसे अपने पुराने साथी स्वर्ण गरुड़ की चीखें याद आईं, और इन 3 सालों में जो कुछ भी जिल्लत उसने सही थी वो सब उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह घूमने लगा। यही सारी कड़वी यादें उसकी साधना का सबसे बड़ा ईंधन बन गईं, जो उसे असली ताकत हासिल करने के लिए मजबूर कर रही थीं। जिस जादुई तरीके का इस्तेमाल करके वे अपने आत्मिक सोते बना रहे थे, उसे पाताल का सोता कहा जाता था। इसका नाम पौराणिक पाताल लोक से लिया गया था, एक ऐसी रहस्यमयी जगह जहां दुनिया की हर चीज जलकर भस्म हो जाती थी और जहां से दुनिया का कोई भी तूफान या कोई भी आत्मा जिंदा बचकर नहीं निकल सकती थी। ये एक ऐसा धधकता हुआ जहन्नम था जिसके बारे में सिर्फ पुरानी कहानियों में ही सुना जाता था। जैसे जैसे जुगनू पाताल के सोते वाली विद्या के जरिए उसका मार्गदर्शन कर रहा था, उनकी 18 नाड़ियां आपस में जुड़कर उनके शरीर में उस प्राण ऊर्जा को बिजली की तरह दौड़ाने लगीं। कुछ देर बाद रुद्र को धुंधले तौर पर अपने शरीर के भीतर उन सोतों की जगह दिखाई देने लगी। चूंकि स्वर्ण गरुड़ ने उसे 5 सोते दिए थे, इसलिए रुद्र को पूरी उम्मीद थी कि जुगनू उसे कम से कम 6 सोते देगा, क्योंकि उसकी आंखों में 6 सितारे चमक रहे थे। लेकिन उसकी उम्मीदों के बिल्कुल उलट उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर में सिर्फ एक ही सोता बन रहा है, और वो भी उसके नाभि चक्र में। रुद्र एक पल के लिए घबरा गया। योद्धाओं के पास कितने आत्मिक सोते हैं, यह सिर्फ उनकी ताकत ही तय नहीं करता था, बल्कि यह भी तय करता था कि वे कितनी आत्मिक कलाएं सीख सकते हैं। 6 सोते होने का मतलब था 6 बिल्कुल अलग और विनाशकारी कलाएं। लेकिन सिर्फ एक सोते के साथ वे मुश्किल से सिर्फ एक ही कला सीख सकते थे। और सबसे बुरी बात, अपने ही लेवल के दुश्मनों से लड़ते हुए वे कमजोर पड़ जाते, क्योंकि दूसरों के पास उनसे कई गुना ज्यादा ऊर्जा जमा करने की जगह होती। जाहिर सी बात है, यह अजीब घटना देखकर
रुद्र भी पूरी तरह से हैरान था। शायद ही पूरे इतिहास में कोई ऐसा योद्धा रहा हो जिसके पास सिर्फ एक आत्मिक सोता हो, लेकिन फिर भी वो रत्ती भर भी विचलित नहीं था, क्योंकि उसे जुगनू पर पूरा भरोसा था। वो अनंत काल का फीनिक्स था। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि उनका ये सोता कोई मामूली चीज हो। रुद्र को पूरा यकीन था कि उनके शरीर में जो बन रहा है वो साक्षात पाताल का सोता ही है। उन दोनों ने अपने अपने शरीर में एक एक पाताल का सोता बनाया था। रुद्र का सोता उसके नाभि चक्र में था, वहीं जुगनू का सोता उसके पेट में बन रहा था। यह देखते हुए कि जुगनू एक ऐसा जीव था जो सूरज और सितारों को जिंदा निगल सकता था, उसके सोते का पेट में होना उसकी फितरत का सबसे बेहतरीन सबूत था। जैसे ही उसकी सारी प्राण ऊर्जा उस इकलौते सोते की तरफ दौड़ी, रुद्र महसूस कर सकता था कि वो सोता उस अनंत अग्नि प्राण ऊर्जा के भारी बहाव को संभालने के लिए लगातार फैल रहा है। शुरुआत में उसका आकार आम था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता वो लगातार बढ़ता ही गया। आत्मिक सोतों को बनाना नाड़ियों को बनाने से हजारों गुना ज्यादा पेचीदा काम था। जहां बाकी योद्धा अपने सोतों को एक के बाद एक छोटे छोटे हिस्सों में बनाते थे, वहीं रुद्र अपनी सारी हस्ती सिर्फ उस एक इकलौते पाताल के सोते पर ही झोंक रहा था। आधी रात से लेकर सुबह की पहली किरण फूटने तक रुद्र लगातार अपनी ताकत को उस सोते में उड़ेलता रहा, जब तक कि वो सोता फैलकर एक विशाल आकार का नहीं हो गया। पुराना तजुर्बा होने की वजह से वो अच्छी तरह जानता था कि किसी आम इंसान के आत्मिक सोते की क्षमता क्या होती है। अगर उससे तुलना की जाए तो रुद्र का ये पाताल का सोता किसी भी आम सोते से 7 से 8 गुना ज्यादा बड़ा था। इसका सीधा मतलब था कि जब वो अपने ही लेवल के किसी भी दुश्मन से लड़ेगा तो न केवल उसकी ताकत दूसरों से कहीं ज्यादा होगी, बल्कि वो उसे दूसरों से ज्यादा समय तक इस्तेमाल भी कर सकेगा। इस एक बात ने रुद्र को सीधे उन योद्धाओं की कतार में लाकर खड़ा कर दिया था जिनके पास 8 सितारा या शायद 9 सितारा जीवन बंधन प्राणी होते थे। गरुड़ साम्राज्य के इतिहास में अगर किसी के पास सिर्फ एक 7 सितारा प्राणी भी हो तो वो अकेले दम पर पूरे देश की सत्ता हिलाने के लिए काफी था। इस हिसाब से रुद्र अब अपने लेवल पर अजेय हो चुका था। अब सिर्फ एक ही सवाल बाकी था कि जुगनू उस इकलौते सोते की मदद से कितनी कलाएं सीख सकता था। जैसे जैसे साधना अपने अंत की तरफ बढ़ रही थी, रुद्र ने अपने उस पाताल के सोते को ध्यान से देखा। वो बिल्कुल किसी धधकते हुए असली जहन्नुम जैसा लग रहा था। अचानक जुगनू जोश से चीख पड़ा, मैं इसे महसूस कर सकता हूं, मेरा शरीर जाग रहा है, मेरी शक्तियां वापस आ रही हैं। रुद्र ने अपनी आंखें खोली। अभी सूरज पूरी तरह से नहीं निकला था। ठीक उसी पल जुगनू ने अपना सिर ऊपर उठाया और एक जोरदार हुंकार भरी। उसने अपने नन्हे मुंह से आग का एक विशाल गोला उगला जो हवा में तैरने लगा। वो सुनहरी आग जुगनू के शरीर से 10 गुना बड़ी थी और पलक झपकते ही उस आग ने एक धधकते हुए फीनिक्स का रूप ले लिया। वो फीनिक्स हवा में किसी छोटे से सूरज की तरह चमक रहा था। विद्यापीठ के फीनिक्स भवन का नाम भी इसी राजा पक्षी के नाम पर रखा गया था। रुद्र ने किताबों में इनके बारे में बहुत पढ़ा था और वो पक्के तौर पर कह सकता था कि ये साक्षात अनंत अग्नि फीनिक्स का ही अंश है। अगर बाकी जीव आत्मिक स्तर में पहुंचकर ताकतें मांगते हैं तो मैंने अभी अभी जिस शक्ति का इस्तेमाल किया वो मेरी अपनी पैदाइशी ताकत थी। इसका नाम पाताल की आग है। ये ऐसी आग है जो हमेशा जलती रहेगी और जब तक मैं खुद इसे वापस नहीं खींच लूंगा, दुनिया की कोई भी ताकत इसे बुझा नहीं सकती। रुद्र ने गर्व से अपने साथी को देखा। ये उन आम कलाओं से बिल्कुल अलग है जो बाकी जीवन बंधन प्राणी इस्तेमाल करते हैं। वे तो दूसरों से ताकत उधार लेते हैं, पर तेरे मामले में ये तेरे राजसी खून की अपनी ताकत है। रुद्र उस पाताल की आग के ट्रेलर को अपनी आंखों से देख चुका था। अगर ये आग किसी भी दुश्मन को छू ले तो उसका राख होना तय था।
हमें अभी भी ये नहीं पता है कि मेरा ये पाताल का सोता नई कलाएं सीख सकता है या नहीं। लेकिन सच कहूं भाई, दुनिया की कोई भी कला मेरी इस पाताल की आग से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकती। रुद्र ने अंदाजा लगाया कि जुगनू के पास दोनों खूबियां हैं। वो अपनी पैदाइशी ताकत भी इस्तेमाल कर सकता है और दूसरों की आत्माओं से उनकी कलाएं भी निकाल सकता है। जहां बाकी प्राणियों के सोते सिर्फ एक ही सीमित कला को संभाल सकते थे, वहीं जुगनू का यह विशाल सोता संभावनाओं का समंदर था। आखिरकार उन दोनों ने अपनी साधना खत्म की। आंगन की भीषण गर्मी धीरे धीरे ठंडी होने लगी। रुद्र अपनी रगों में दौड़ती हुई उस नई ताकत को महसूस कर सकता था। आखिरकार मैं अपने 3 साल पहले वाले लेवल पर वापस आ गया। लेकिन सच कहूं तो मैं आज पहले वाले रुद्र से कहीं ज्यादा ताकतवर और विनाशकारी हूं। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, भले ही पहले 5 सोते थे, पर यह इकलौता पाताल का सोता उन 5 पर भारी था। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी मां को इस विद्यापीठ में लेकर आए, जुगनू ने ऐलान किया। और जिसने भी उन पर हमला करवाया है, उसे मैं जहन्नुम की सबसे निचली गहराई में जिंदा जलाऊंगा। सूरज की पहली किरण फूटने लगी थी, जो एक नए दिन और एक नई जंग की शुरुआत थी। और उसी के साथ शुरुआत होने वाली थी उस खूनी रैंकिंग परीक्षा की। सूरज की पहली किरण के साथ ही रैंकिंग परीक्षा का बिगुल बज चुका है। रुद्र का पाताल का सोता और जुगनू की पाताल की आग अब विद्यापीठ में तबाही मचाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन जब रैंकिंग परीक्षा के अखाड़े में रुद्र का सामना उन मगरूर विरोधियों से होगा, तो क्या उसकी ये नई ताकत उनके गुरूर को राख में बदल पाएगी? और उस नकाबपोश हत्यारे के पीछे छुपा असली चेहरा कब बेनकाब होगा? विद्यापीठ का यह अखाड़ा अब एक ऐसा इतिहास लिखने वाला है जिसकी गूंज पूरे गरुड़ साम्राज्य में पीढ़ियों तक सुनाई देगी। आगे क्या होगा, जानने के लिए सुनते रहिए द बीस्ट गुरु। अध्याय 53। क्या तुम चिराग को हरा सकते हो? रुक्मिणी को ऐसा महसूस हो रहा था मानो पिछली रात उन्होंने कोई बहुत ही भयावह सपना देखा हो। उनके मन में उस जानलेवा रात की धुंधली यादें अभी भी तैर रही थीं, पर जब उनकी आंखें खुलीं तो सवेरे की सुनहरी रोशनी कमरे में फैल चुकी थी। उन्होंने सबसे पहले अपने बेटे को अपने बिस्तर के पास बैठे हुए देखा। रुद्र के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी जो उसकी रातों की थकान को पूरी तरह छुपा रही थी। आप आजकल इतनी आलसी क्यों हो गई हैं मां? सूरज सिर पर आ गया है और रैंकिंग परीक्षा बस शुरू ही होने वाली है। जल्दी उठिए और तैयार हो जाइए, वरना हम देर कर देंगे। रुद्र ने अपनी मां का हाथ पकड़ते हुए कहा, अरे दाई मां, जरा आकर मेरी मदद कीजिए। यह कहकर रुद्र हंसते हुए वहां से भाग खड़ा हुआ। उस बड़े और ऐतिहासिक दिन के लिए तैयार होने की खातिर रुक्मिणी जल्दी से अपने बिस्तर से उठी। दाई मां ने लगभग सारी तैयारियां पहले ही कर ली थीं। रुक्मिणी को बस सज्ज होकर उस बिल्कुल नई और आरामदायक घोड़ा गाड़ी में बैठना था, जिसे रुद्र ने विशेष रूप से उनके लिए मंगवाया था। विद्यापीठ की उस रैंकिंग परीक्षा के टिकट सच में बहुत महंगे थे। राजधानी अग्निप्रस्थ के आम लोगों के लिए यह टिकट खरीदना लगभग असंभव था, लेकिन रुद्र ने इसका प्रबंध पहले ही कर रखा था। असल में उसने दाई मां के लिए भी एक टिकट खरीद लिया था, ताकि वे अखाड़े के शोरगुल के बीच भी उसकी मां की देखभाल कर सकें और उन्हें किसी बात की असुविधा ना हो। गुरु चंडेल ने जिन गुप्त रक्षकों को उनकी हिफाजत के लिए भेजा था, वे भी साये की तरह रुक्मिणी के आसपास ही कहीं छिपकर चल रहे थे। इन सब की मजबूत व्यवस्था की वजह से ही रुद्र अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी साधना और आने वाले युद्ध पर लगा पाया था। सुबह का वक्त था जब रुद्र अपनी घोड़ा गाड़ी दौड़ाता हुआ विद्यापीठ के मुख्य द्वार पर पहुंचा। उस वक्त तक पूरा अखाड़ा लोगों की भारी भीड़ से खचाखच भर चुका था। दूर दूर से लोग इस महामुकाबले को देखने आए थे, लेकिन विद्यापीठ का एक पक्का छात्र होने के नाते रुद्र को किसी कतार में लगने की जरूरत नहीं थी। वो अपनी मां को लेकर सीधा अखाड़े के भीतर गया और उनके लिए एक बहुत ही शांत और बेहतरीन जगह चुनी, जहां से अखाड़े का हर कोना बिल्कुल साफ दिखाई देता था। पूरे अखाड़े पर एक नजर डालने से ही पता चल रहा था कि दसियों हजार दर्शक
पहले ही अपनी अपनी कुर्सियों पर कब्जा जमा चुके हैं। गरुड़ साम्राज्य के सबसे रसूखदार और ताकतवर लोगों के लिए बनाए गए निजी कमरे भी पूरी तरह से भर चुके थे। उन कमरों में बैठे वो विशिष्ट मेहमान इस तमाशे का मजा लेने के लिए पूरी तरह तैयार थे। जाहिर सी बात है, आम जनता उन कमरों के भीतर नहीं झांक सकती थी। अमीरों की उस रहस्यमयी दुनिया के पर्दे गिरे हुए थे। विद्यापीठ की इस रैंकिंग परीक्षा को खुद प्रशासन ही आयोजित करता था और उन निजी कमरों में बैठे मेहमानों का इस परीक्षा के नियमों या फैसलों पर कोई जोर नहीं चलता था। वे यहां सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन और नए योद्धाओं को परखने आए थे। अखाड़े के बीचों बीच बने विशाल चबूतरों पर प्रवेश परीक्षा पार करने वाले वो सारे नए छात्र अपनी अपनी जगहों पर गर्व से खड़े थे। इस रैंकिंग परीक्षा के नतीजे इन छात्रों के भविष्य की मुहर साबित होने वाले थे। यही परिणाम तय करेंगे कि उन्हें विद्यापीठ में कितनी प्रतिष्ठा और कितना संसाधन मिलेगा। इसमें कोई संशय नहीं था कि ये एक ऐसी जंग थी जिसमें हर छात्र अपनी जान की बाजी लगा देने वाला था। रुद्र ने रुक्मिणी को आराम से बैठा दिया था और वो अपनी मल्लिका कक्षा के बाकी साथियों के साथ जुड़ने ही वाला था कि तभी पीछे से एक महिला की तीखी आवाज आई। रुद्र ने मुड़कर देखा तो भड़कीले और दिखावटी कपड़ों में सजी शालिनी विद्यापीठ के गलियारे में दाखिल हो रही थी। उसके आसपास रईस महिलाओं का एक बड़ा झुंड था जो उसकी चापलूसी में लगा था। वे सब अपने आरक्षित कमरे की तरफ जा रही थीं कि तभी उनकी नजर रुद्र और रुक्मिणी पर पड़ी। शालिनी के ठीक बगल में उसका बेटा चिराग भी खड़ा था। उसने एक बहुत ही चमचमाता हुआ जामुनी रंग का राजसी चोगा पहन रखा था। चिराग जैसे खूबसूरत और प्रतिभाशाली नौजवान को देखकर कोई भी प्रभावित हो सकता था। खासकर उस उम्र की युवतियां उसे मुड़ मुड़कर देख रही थीं। तुम सब आगे चलो, मैं बस 1 मिनट में आती हूं, शालिनी ने अपनी सहेलियों से कहा और अपने बेटे चिराग के साथ रुद्र की तरफ बढ़ गई। उसके चलने के अंदाज में एक अजीब सा अहंकार था। रुक्मिणी, शालिनी ने एक बनावटी मुस्कान के साथ रुक्मिणी का हाथ थाम लिया और बोली, उस दिन तुम चंडेल सराय क्यों नहीं आई? मैंने तुम्हारे लिए वहां ठहरने का सारा इंतजाम बड़ी मेहनत से किया था, लेकिन तुम कभी वहां पहुंचे ही नहीं। मुझे कितनी चिंता हुई थी। मैं कुछ और जरूरी कामों में व्यस्त हो गई थी और वैसे भी चूंकि रुद्र के हाथ कुछ जादुई पत्थर लग गए थे तो हमने अपना खुद का एक छोटा सा घर ले लिया और तुम्हें कष्ट ना देने का फैसला किया। रुक्मिणी का चेहरा बिल्कुल शांत था। उन्होंने शालिनी पर रत्ती भर भी क्रोध व्यक्त नहीं किया। वे उन लोगों पर अपने जज्बात बर्बाद नहीं करना चाहती थीं जो पहले ही उनकी नजरों से गिर चुके थे। शालिनी ने बहुत ही नाटकीय तरीके से अपना सिर हिलाया। अरे, तुम्हें मेरे साथ इतना ज्यादा झिझकने की कोई जरूरत नहीं है, आखिर हम पुराने दोस्त हैं। रुक्मिणी सिर्फ मुस्कुराईं और उन्होंने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। शालिनी के इस झूठी दोस्ती वाले खेल में हिस्सा लेने का उनका कोई इरादा नहीं था। वैसे तुमने जो घर खरीदा है वो भी हमारे सिंह और चंडेल व्यापारी संघ की ही जमीन पर बना है। शालिनी ने अचानक एक तीखा वार किया। उसके लहजे में छिपा मतलब बिल्कुल साफ था। तूने मेरी खैरात नहीं ली तो क्या हुआ? तू अभी भी उसी घर में रह रही है जो हमने तुझे बेचा है। उस व्यापारी संघ के प्रभाव और ताकत को देखते हुए यह कोई हैरानी की बात नहीं थी कि शालिनी को उनके घर के बारे में सब कुछ पता चल गया था। आपको पता है कि हम कहां रह रहे हैं? रुद्र ने शालिनी को घूरते हुए पूछा। उसके दिमाग में पिछले रात के हत्यारे की याद ताजा हो गई। तुम्हारा क्या मतलब है? चिराग अपनी मां से कहीं ज्यादा सीधा और उग्र था। उसने रुद्र की आंखों में सीधे देखते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस यूं ही पूछ लिया, रुद्र ने सहजता से जवाब दिया। क्या यह मुमकिन था कि यह महिला इतनी विषैली हो कि जब इसे पता चला कि गुरु चंडेल ने उन पर कोई मेहरबानी की है तो इसने उन दोनों को रास्ते से हटाने के लिए उन हत्यारों को भेजा हो? रुद्र के मन में यह आशंका घर कर गई थी। मां, अब हमें चलना चाहिए। हमें सिंह हवेली और रहस्यमयी गुरुकुल के आचार्यों से जाकर मिलना है। शाही गरुड़ खानदान के कुछ बहुत खास मेहमान भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। चिराग ने बहुत ही बेरुखी से कहा। हमें इन फालतू और मामूली लोगों पर अपना कीमती वक्त नष्ट नहीं करना चाहिए। चिराग,
तुम ऐसी बातें कैसे कह सकते हो? तुम्हारी रुक्मिणी आंटी मेरी सहेली जैसी थी, उनसे इतनी अशिष्टता से बात मत करो। शालिनी ने दिखावटी गुस्सा करते हुए अपने बेटे के कंधे पर हल्के से थपथपाया। सहेली? ये तो मुझे हमारे महल में झाड़ू पोंछा करने वाली किसी दासी की बहन ज्यादा लग रही है। चिराग ने अपने कंधे उचकाए और वहां से जाने के लिए मुड़ गया। उसके शब्दों में जहर घुला हुआ था। रुक्मिणी, मुझे माफ करना। यह लड़का मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ है और इसे शिष्टाचार सिखाना मेरे बस की बात नहीं है। कभी कभी तो मुझे तुम्हारी किस्मत से ईर्ष्या होती है कि तुम्हें रुद्र जैसा आज्ञाकारी बेटा मिला है, शालिनी ने एक मुस्कान के साथ कहा। लेकिन रुक्मिणी ने एक बार फिर उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। शालिनी आंटी, क्या मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ सकता हूं? रुद्र ने अचानक बीच में टोकते हुए कहा। क्या है? क्या आपने कभी रक्त पुष्प चेंबर का नाम सुना है? रुद्र ने अपनी नजरें शालिनी के चेहरे पर गड़ा दी। क्या? बिल्कुल नहीं। शालिनी ने अपना सिर हिलाया। उसका चेहरा क्षण भर के लिए जड़ हुआ, पर उसने संभलने की कोशिश की। रक्त पुष्प चेंबर एक ऐसा नाम था जिसके बारे में आमतौर पर कोई बात नहीं करता था, लेकिन फिर भी शालिनी के रुतबे को देखते हुए रुद्र को कोई आश्चर्य नहीं होता अगर उसका उस खूनी संगठन से कोई गुप्त नाता होता। ओह, तो फिर हमारी बात यहीं खत्म होती है। शालिनी आंटी, अब आप जा सकती हैं, रुद्र ने बहुत ही ठंडे लहजे में कहा। उसके व्यवहार से साफ था कि वो अब इस महिला की एक भी बात सुनने के मूड में नहीं है। बीच में मत बोलो बच्चे, मुझे अभी भी तुम्हारी मां से कुछ जरूरी बातें करनी है। शालिनी को अपनी उपेक्षा बर्दाश्त नहीं हुई और उसे थोड़ा क्रोध आ गया। शालिनी आंटी, क्या चिराग इस रैंकिंग परीक्षा में पहला स्थान हासिल करके स्वर्ग खंड में जाना चाहता है? रुद्र ने उसे घूरते हुए पूछा। जाहिर सी बात है, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम उससे मुकाबला करने का सपना देख रहे हो? शालिनी ने रुद्र के इस आक्रामक लहजे को चुनौती की तरह लिया। शालिनी आंटी, अब ये झूठी शराफत और बनावटीपन का नाटक बंद कीजिए। इससे आप हमारी नजरों में और भी ज्यादा गिर जाएंगी। इस दुनिया में हर किसी की अपनी अच्छी बुरी किस्मत होती है और आपको अपनी इस दौलत को हमारे मुंह पर रगड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी इन हरकतों से सिर्फ यही साबित होता है कि आज इतने सालों बाद भी आप अपनी उस पुरानी हार की जलन में जल रही हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं? रुद्र उसे सीधे घूरता रहा और उसका एक एक शब्द पत्थर की लकीर की तरह भारी था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या लड़के? क्या तुम्हारे अंदर बात करने की कोई तमीज नहीं बची है? शालिनी का चेहरा सफेद पड़ गया। रुद्र के इन सीधे इल्जामों से उसकी उंगलियां कांपने लगीं। वो अपनी हार को छुपाने के लिए छटपटाने लगी। अगर मेरे अंदर तमीज नहीं भी है, तब भी मैं तुम्हारे उस घमंडी बेटे से बहुत बेहतर हूं। तुम्हें लगता होगा कि तुम मेरी मां से हर मायने में श्रेष्ठ हो और तुम इस बात का ढिंडोरा पीटने के लिए पागल हो रही हो। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी ये गलतफहमी बहुत जल्द दूर होने वाली है। रुद्र अब इस महिला को रत्ती भर भी इज्जत नहीं देने वाला था। रुक्मिणी ने उसे रोकने के लिए उसकी आस्तीन भी खींची, लेकिन रुद्र इस महिला की विषैली बातों से पूरी तरह पक चुका था। तुम एक ऐसे इंसान हो जिसने दूसरों को नशे की दवा देने की कोशिश की थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझसे इस लहजे में बात करो? जब शालिनी को एहसास हुआ कि ये मां बेटे अब उसके इस खेल में हिस्सा नहीं लेंगे, तो उसने भी अपना असली और घिनौना रूप दिखा दिया। तुम्हें मेरी हिम्मत का अंदाजा बहुत जल्द हो जाएगा जब तुम्हारा वो लाडला बेटा इसी अखाड़े में दूसरों के पैरों तले कुचला जाएगा, रुद्र ने भविष्यवाणी के अंदाज में कहा। शालिनी ने एक विशैली हंसी हंसी और रुक्मिणी की तरफ मुड़कर बोली, रुक्मिणी बोलो, क्या तुम सच में अपने इस असफल बेटे की तुलना मेरे जीनियस बेटे से करना चाहती हो? तुम यहां से जा सकती हो शालिनी। मेरी यादों में जो एक अच्छी शालिनी जिंदा है, प्लीज उसे अपनी नीच हरकतों से बेइज्जत मत करो। रुक्मिणी ने बहुत ही ठंडी और उदास नजरों से उसे देखा। बेइज्जत? जरा एक बार अपनी इस लाचार शक्ल को तो देखो। तुम और किसी को नहीं, बल्कि खुद अपनी ही इज्जत को नीलाम कर रही हो रुक्मिणी।
ये कहकर शालिनी ने रुद्र को एक घिनौनी नजर से घूरा और फिर वहां से मुड़कर चली गई। वो महिला वहां से जाते हुए भी अपनी इस जीत पर अहंकार से फूल रही थी। तमाशा देखने वाले लोग सिर्फ यही अंदाजा लगा सकते थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसने शालिनी को इतना ज्यादा प्रसन्न कर दिया है। आखिरकार 20 सालों के बाद इस जंग में किसकी जीत हुई थी? शालिनी ने अपनी बेदाग त्वचा, अपनी उस महंगी पोशाक और अपने बदन पर लदे हुए उन बेशकीमती गहनों को देखा। उसने अपने पीछे खड़े उस सिंह और चंडेल व्यापारी संघ के साम्राज्य के बारे में सोचा और सबसे बढ़कर उसने अपने उन दोनों काबिल बेटों के बारे में सोचा। उसे लगा कि इस जंग की असली विजेता वही थी। और जहां तक रुक्मिणी का सवाल था, शालिनी की नजर में वो बस किसी अंधेरे कोने में अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। भले ही रुक्मिणी कभी शालिनी से अपनी तुलना नहीं करना चाहती थी, लेकिन शालिनी के मन में यह प्रतिस्पर्धा कभी खत्म नहीं हुई थी। वो हमेशा रुक्मिणी की परछाई में दबकर रही थी और रुक्मिणी हर मायने में उससे कोसों आगे थी। कोई नहीं जानता था कि उस वक्त शालिनी अंदर ही अंदर कितना ईर्ष्या में गुड़ती थी। शालिनी ने अपने परफेक्ट जीवन को देखा और फिर उस बीमार रुक्मिणी के बारे में सोचा। वो एक बार फिर ठहाके लगाकर हंस पड़ी। होह, वो मौत की बीमारी कितनी खूबसूरत चीज है। वो फिर से उसी जहरीली हंसी के साथ अपने निजी कमरे में दाखिल हुई, जहां उसने अपनी बाकी सहेलियों को रुद्र की वो बातें नमक मिर्च लगाकर सुनाई। और जहां तक इस पूरे तमाशे के मुख्य किरदार रुद्र की बात थी, वो अभी भी अपनी मां के पास ही खड़ा था। आपको कैसा लग रहा है मां? उसने नरमी से पूछा। कुछ खास नहीं, उसने बस अपनी असली फितरत दिखा दी। रुक्मिणी हमेशा की तरह बिल्कुल शांत थी। उन्होंने अपनी आधी जिंदगी ऐसे ही लोगों के बीच गुजारी थी। आज जो कुछ भी हुआ वो उन्हें विचलित नहीं करने वाला था। और कुछ? क्या तुम सच में उस चिराग को हरा सकते हो? रुक्मिणी ने सीधे रुद्र की आंखों में झांका। मेरे बाएं हाथ का खेल है मां, रुद्र ने आत्मविश्वास से कहा। तो फिर अखाड़े में उसकी अच्छी तरह धुनाई करना, रुक्मिणी ने अपनी पुरानी दृढ़ता दिखाते हुए कहा। रुद्र एक शैतानी हंसी हंसा। यह बात बिल्कुल उसकी मां जैसी थी। रुक्मिणी कभी भी कोई डरपोक महिला नहीं थी। यह तो बस नियति थी जिसने उनके साथ क्रूरता की थी। क्या तुम ऐसा कर सकते हो रुद्र? रुक्मिणी ने एक बार फिर पूछा। बस आराम से बैठकर तमाशा देखिए मां, आज आपका बेटा इतिहास लिखेगा, रुद्र ने जवाब दिया। ठीक उसी पल पूरे अखाड़े में एक घोषणा गूंज उठी कि रैंकिंग परीक्षा बस शुरू ही होने वाली है। मुझे अब जाना होगा। अगर मैं समय पर वहां नहीं पहुंचा तो मुख्य गुरु मल्लिका मुझे डांटेंगी, रुद्र ने कहा। मल्लिका? रुक्मिणी का चेहरा एक पल के लिए हैरानी से बदल गया। उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभरी। क्या आप उन्हें जानती हैं मां? रुद्र ने उत्सुकता से पूछा। नहीं, तुम जाओ, अब देर मत करो। रुक्मिणी फिर से मुस्कुराई, पर उनकी आंखों में एक अनसुलझा राज अभी भी चमक रहा था। रैंकिंग परीक्षा का बिगुल बज चुका है। शालिनी का वो झूठा गुरूर और उसकी वो जहरीली हंसी अखाड़े में गूंज रही है। लेकिन क्या चिराग सच में उस अजय ताकत का सामना कर पाएगा जो रुद्र के अंदर धधक रही है? और जब मल्लिका का नाम सुनकर रुक्मिणी के चेहरे पर वो हैरानी आई, तो क्या विद्यापीठ के पुराने राजों का कोई नया दरवाजा खुलने वाला है? जब रुद्र और चिराग का आमना सामना होगा, तो क्या शालिनी की वो हंसी आंसुओं में बदल जाएगी? अग्निप्रस्थ की धरती आज किसका लहू देखेगी? आगे क्या होगा, जानने के लिए सुनते रहिए द बीस्ट गुरु। अध्याय 54, विद्यापीठ का अग्नि शिखर। हर 4 साल में एक बार होने वाला वो ऐतिहासिक उत्सव आखिरकार आ ही गया था। वो रोमांचक रैंकिंग परीक्षा जिसका इंतजार पूरा गरुड़ साम्राज्य सांसें थामकर कर रहा था। यह केवल एक प्रतियोगिता नहीं थी, बल्कि आने वाले कल के महायोद्धाओं के भाग्य का फैसला था। विद्यापीठ के 5 भवन प्रभारी आज स्वयं इस परीक्षा की निगरानी करने के लिए ऊंचे मंच पर आसीन थे। यह इस बात का जीता जागता सबूत था कि संस्थान इस जंग को कितनी ज्यादा अहमियत देता है। प्रवेश परीक्षा के समय तो केवल मुख्य गुरुओं की ही ड्यूटी लगाई गई थी,
परंतु आज अखाड़े की सुरक्षा और व्यवस्था का स्तर ही बिल्कुल अलग था। पांचों प्रभारी एक साथ अत्यंत गर्व और मर्यादा के साथ अखाड़े में दाखिल हुए। इस बार रैंकिंग परीक्षा का सारा जिम्मा फीनिक्स भवन को सौंपा गया था। इसका सीधा मतलब था कि इस पूरे महामुकाबले की बागडोर फीनिक्स भवन के प्रभारी विक्रांत के हाथों में थी। मैं, विक्रांत और मेरे सभी साथी प्रभारी आप सभी का इस शानदार और रोमांचक परीक्षा में तहे दिल से स्वागत करते हैं। विक्रांत के इन शुरुआती शब्दों का स्वागत जनता ने पूरे जोश और शोर के साथ किया। पूरा अखाड़ा इस तमाशे को देखने के लिए बेताब था। परीक्षा आरंभ करने से पूर्व मैं विद्यापीठ की ओर से हमारे उन अत्यंत खास और गणमान्य मेहमानों का खुले दिल से स्वागत करता हूं, जो आज इस महासंग्राम का साक्ष्य बनने यहां पधारे हैं। आपकी यहां मौजूदगी ने आज की इस रैंकिंग परीक्षा की आभा बढ़ा दी है और इसके फैसलों को निष्पक्ष और सच्चा साबित किया है। आम जनता अभी तक इस सच से अनजान है कि वे कौन सी महान हस्तियां हैं जो आज हमारे बीच मौजूद हैं, तो कृपया मुझे उन्हें आपसे रूबरू कराने की अनुमति दें। जाहिर सी बात थी, आम जनता उन सुरक्षित और आलीशान निजी झरोखों में बैठे वीआईपी मेहमानों को नहीं देख सकती थी। सर्वप्रथम आइए हम अपने शाही गरुड़ खानदान के महाराज अर्णव का स्वागत करते हैं। प्रणाम महाराज अर्णव। जब जनसमूह ने सुना कि स्वयं महाराज अर्णव यहां पधारे हैं, तो पूरे अखाड़े में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर लोग घबराहट में सम्मान देने के लिए झुक गए। महाराज अर्णव गरुड़ साम्राज्य के सम्राट के छोटे भाई और उनके सबसे भरोसेमंद सलाहकार थे। वे पूरे राज परिवार की सबसे ऊंची और गौरवशाली हस्तियों में से एक थे। विक्रांत द्वारा सबसे पहले उनका नाम लेना ही उनके भारी रुतबे का सबसे बड़ा प्रमाण था। उन भव्य झरोखों में से सबसे वैभवशाली कक्ष से एक बहुत ही स्थिर और रौबदार आवाज गूंजी। इन औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है विक्रांत। आज के इस उत्सव के असली नायक ये नौजवान योद्धा हैं। आप लोग निर्भय होकर अपना काम कीजिए। मैं तो बस यहां इन नौजवानों का हुनर और जज्बा देखने आया हूं। महाराज अर्णव के धैर्यवान और सुलझे हुए स्वभाव की जो चर्चाएं थीं, वे आज बिल्कुल सच लग रही थीं। विक्रांत ने आगे बढ़ते हुए अन्य अतिथियों का परिचय देना जारी रखा। दूसरे खास मेहमान रहस्यमयी गुरुकुल से पधारे हैं। तकनीकी रूप से देखा जाए तो रहस्यमयी गुरुकुल कोई अलग ताकत नहीं, बल्कि राज परिवार का ही एक वफादार और अटूट हिस्सा है। गरुड़ साम्राज्य के ज्यादातर मंत्री और बड़े अधिकारी इसी गुरुकुल की पैदाइश थे, जहां राजनीति और युद्ध कलाओं दोनों पर बराबर जोर दिया जाता था। विद्यापीठ से सर्वथा भिन्न ये गुरुकुल साम्राज्य को चलाने वाली प्रशासनिक प्रतिभाएं तैयार करता था। साम्राज्य के वर्तमान प्रधानमंत्री ही इस गुरुकुल के मुखिया थे। विक्रांत के ऐलान के मुताबिक रहस्यमयी गुरुकुल का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री की सुपुत्री और गुरुकुल के शास्त्र भवन की मालकिन नंदिनी वहां मौजूद थीं। तीसरे खास मेहमान विद्युत घराने से हैं। वे वर्तमान विद्युत सम्राट के वारिस शमशेर हैं। शमशेर को पहले ही अपने पिता से उस अपराजेय तूफानी फौज के सेनापति का पद मिल चुका था। वे गरुड़ साम्राज्य की पूरी सेना के सबसे बड़े मुखिया बन चुके थे और इस पूरे देश के चोटी के योद्धाओं में से एक थे। अगर यश और दबदबे की बात की जाए तो वे नंदिनी से भी कोसों आगे थे। परंतु गरुड़ साम्राज्य का यह पुराना दस्तूर था कि शाही खानदान के वफादार होने के नाते रहस्यमयी गुरुकुल का नाम हमेशा विद्युत घराने से पहले लिया जाता था। सालों से रहस्यमयी गुरुकुल और विद्युत घराने ने मिलकर इस साम्राज्य की रक्षा की थी। एक पक्ष राजनीति संभालता था तो दूसरा सीमाओं की रक्षा करता था। शमशेर सितारों के जुड़वां की पीढ़ी के ही योद्धा थे और उनकी ताकत उन सितारों के जुड़वां से रत्ती भर भी कम नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, रुद्र प्रताप उनका एक और गहरा राज जानता था। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि समर प्रताप सगा बाप था। इसलिए जब रुद्र ने उनका नाम सुना तो वो मन ही मन सोचने लगा कि क्या समर प्रताप और काव्या भी उसी झरोखे में उनके बगल में बैठे होंगे? क्या वे भी इस हजारों की भीड़ में उसे ही खोजने की कोशिश कर रहे होंगे?
जब रुद्र की पैनी नजरें उन निजी कमरों पर टिकी हुई थीं, तब विक्रांत ने बाकी गणमान्य हस्तियों के नामों का ऐलान जारी रखा। सिंह और चंडेल व्यापारी संघ से गुरु चंडेल की पत्नी शालिनी और गुरु सिंह की पत्नी विशाखा वहां मौजूद थीं। इसके अलावा फेडसेवन के शासक जोरावर और दंडाधिकारी विभाग के उप अधिकारी भैरव साहू जैसे कई दिग्गज भी वहां मौजूद थे। ये वे महाबली थे जिन्होंने आज के दौर में शक्ति के सर्वोच्च शिखर पर अपनी धाक जमा रखी थी। इन सब ने मिलकर पूरे देश की जीवन रेखा को अपनी मुट्ठियों में जकड़ रखा था। अब और इंतजार नहीं, चलिए अब हम इस विद्यापीठ के नए अग्नि शिखर से पर्दा उठाते हैं। विद्यापीठ के अखाड़े के ठीक बगल में एक बहुत ही विशाल शिला खड़ी थी। वो चट्टान हजारों साल पुरानी थी, जिसने अनगिनत सदियों का इतिहास अपनी आंखों से देखा था। यह विद्यापीठ की आत्मा और उसका सबसे बड़ा प्रतीक था, जिसे अग्नि शिखर कहा जाता था। इस रैंकिंग परीक्षा के बाद प्रशिक्षु कक्षा के जो भी नतीजे आएंगे, वे सारे नाम इसी चट्टान पर सुनहरे अक्षरों में उकेरे जाएंगे। और आज के बाद जो कोई भी विद्यापीठ में कदम रखेगा, उसकी नजर सबसे पहले इसी भव्य चट्टान पर पड़ेगी। सबसे ऊपर अपना नाम दर्ज करवाने का वो गौरव और लाखों लोगों की नजरों में भगवान बनने का नशा, यही तो सर्वश्रेष्ठ छात्र के ताज की असली ताकत थी। 4 साल पहले विद्युत घराने के समर प्रताप ने अपनी उम्र के सारे धुरंधरों को धूल चटाकर इस चट्टान की सबसे ऊंची चोटी पर कब्जा किया था और पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। उस साल रुद्र ने खुद अपनी आंखों से समर प्रताप को यह मुकाम हासिल करते देखा था और खुद रुद्र का नाम उस लिस्ट में सबसे नीचे के पायदानों पर कहीं था। आज वो अग्नि शिखर पूरी तरह से साफ कर दिया गया था। आने वाली इस जंग में एक के बाद एक कई नाम इस चट्टान पर चढ़ते जाएंगे। हजारों की तादाद में स्वर्गीय जुगनू उस चट्टान के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। हर जुगनू के पीछे एक बहुत ही चमकदार सुनहरी आग धधक रही थी। रुद्र ने देखा था कि कैसे ये जुगनू अपनी उसी आग का इस्तेमाल करके छात्रों के नाम उस शिला पर स्वर्ण अक्षरों में उकेरते थे। रुद्र प्रताप, तुम इतनी देर से कहां थे? जब रुद्र अपनी मल्लिका कक्षा में वापस पहुंचा तो मुख्य गुरु मल्लिका ने उसे अपनी तीखी और पैनी नजरों से घूरा। मुख्य गुरु, जो लोग सबसे ज्यादा अहम होते हैं, वे अपनी प्रभावशाली एंट्री के लिए थोड़ा लेट ही आते हैं, है ना? रुद्र ने एक हल्की हंसी हंसते हुए कहा। आज मल्लिका ने बहुत ही भव्य वेशभूषा धारण की थी। उनका वो आत्मविश्वासी और बर्फ जैसा ठंडा रूप पूरे अखाड़े में सबसे ज्यादा आकर्षक लग रहा था। ज्यादा हवा में उड़ रहे हो? मैं तो बस उस पल का इंतजार कर रही हूं जब अखाड़े में तुम्हारी जमकर धुनाई होगी। मल्लिका को उस पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वे काफी समय से उसे ढूंढने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो यहां अपनी मुख्य गुरु और इस पूरे फीनिक्स भवन का नाम रोशन करने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने आया हूं। मल्लिका कक्षा के बाकी छात्रों ने यह सुनकर अपना सिर पीट लिया। उनकी नजरों में रुद्र न केवल एक बदतमीज इंसान था, बल्कि वो चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला एक घमंडी लड़का भी था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मुख्य गुरु मल्लिका इस लड़के को इतनी ज्यादा तवज्जो क्यों दे रही। ज्यादा बकवास मत करो और मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मैं बाकी गुरुओं से बात करके तुम्हारे लिए एक बहुत ही शानदार प्रतिद्वंदी का इंतजाम करती हूं। बस अपना मुंह बंद रखो और इंतजार करो। मल्लिका ने अपनी आंखें घुमाई और तेजी से वहां से चली गईं। रैंकिंग परीक्षा के नियम बहुत ही पेचीदा थे, जिन्हें सीधे शब्दों में एक रेटिंग प्रणाली कहा जा सकता था। परीक्षा पास करने वाले हर एक छात्र को उनके मुख्य गुरुओं द्वारा बहुत ही गहराई से परखा जाएगा और उन्हें 1000 नंबरों में से रेटिंग दी जाएगी। 10 मुख्य गुरु हर छात्र की ताकत को भांपकर उसे अपने अपने नंबर देंगे। सबसे ज्यादा और सबसे कम नंबरों को हटाकर बाकी बचे नंबरों का औसत निकाला जाएगा, जो उस छात्र की शुरुआती रेटिंग होगी।
अग्निशिखर पर सबसे पहली लिस्ट इन्हीं शुरुआती रेटिंग के आधार पर बनाई जाएगी। इसके बाद छात्र अपनी अपनी लड़ाइयों में उतरेंगे ताकि वे मुख्य गुरुओं को अपनी असली ताकत दिखाकर अपनी रेटिंग को और भी ऊपर ले जा सकें। रुद्र को इन फालतू के नियमों से कोई लेना देना नहीं था। उसका तो बस एक ही उसूल था, अखाड़े में उतरो और अपने दुश्मनों को तब तक धूल चटाते रहो जब तक कि वो उस चट्टान की सबसे ऊंची चोटी पर ना पहुंच जाए। रुद्र बहुत ही शांति से अपने पहले शिकार के चुने जाने का इंतजार करने लगा। मुझे बस अपनी पहले ही लड़ाई में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाना है। मैं खुद को सीधा चोटी के 10 धुरंधरों की शुरुआती लिस्ट में खड़ा करूंगा ताकि मुझे कमजोर विरोधियों के साथ नीचे से ऊपर आने में अपना वक्त बर्बाद न करना पड़े। पिछली रात उस हमले को लेकर उसके सीने में जो आग भड़क रही थी वो अभी भी शांत नहीं हुई थी। उसे पूरा यकीन था कि जिस कपटी इंसान ने उसकी मौत का फरमान दिया था वो आज इसी अखाड़े में बैठकर तमाशा देख रहा होगा। ये ख्याल आते ही रुद्र का खून गुस्से से उबलने लगा। अचानक उस विशाल चट्टान पर सुनहरे अक्षर तेजी से उभरने लगे। उदाहरण के लिए इस वक्त लिस्ट में सबसे ऊपर जिसका नाम चमक रहा था वो था चिराग, 870 नंबर। इस प्रणाली में किसी भी छात्र को शुरुआत में ही इतने भारी नंबर मिलना बहुत ही दुर्लभ बात थी। उस सुनहरे और चमचमाते नाम ने पलक झपकते ही पूरे अखाड़े का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। चिराग के 870 नंबरों ने पूरे अखाड़े में सनसनी फैला दी है। लेकिन जब रुद्र अपनी पाताल की आग और अपने उस अद्भुत इकलौते सोते के साथ मैदान में उतरेगा तो क्या मल्लिका और बाकी गुरुओं के होश उड़ जाएंगे? और जब शमशेर या उस रहस्यमयी हत्यारे के आका की नजर रुद्र की इस विध्वंसक ताकत पर पड़ेगी तो स्वर्ग खंड की परछाइयों में कौन सी नई और जानलेवा साजिश रची जाएगी? क्या रुद्र पहले ही वार में टॉप 10 में अपनी जगह बनाकर समर प्रताप के गुरूर को चुनौती दे पाएगा? विद्यापीठ का यह अखाड़ा अब एक ऐसी रणभूमि बनने वाला है जो पूरे गरुड़ साम्राज्य को झकझोर कर रख देगा। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए द बीस्ट गुरु। अध्याय 55, रुद्र की वापसी, एक जोरदार थप्पड़ के साथ। चिराग का प्रदर्शन आज सच में बहुत लाजवाब था। उसकी शुरुआती रेटिंग आदित्य और चिन्मय से भी पूरे 20 नंबर ज्यादा है। अखाड़े के एक आलीशान और महंगे निजी कक्ष के भीतर बैठी एक महिला ने बहुत ही हर्ष और विस्मय के साथ कहा। उस महिला ने एक अत्यंत कीमती और राजसी जामुनी रंग की पोशाक धारण कर रखी थी। वो कोई और नहीं बल्कि सिंह हवेली की मालकिन शालिनी की सबसे घनिष्ठ सहेली और गुरु सिंह की पत्नी विशाखा थीं। ये दोनों महिलाएं उन सितारों के जुड़वां की शक्ति और रसूख के पीछे का असली आधार थीं। जब ये दोनों युवा थीं तो इनकी गणना पूरे अग्निप्रस्थ की सबसे मनमोहक और आकर्षक स्त्रियों में होती थी और आज इस आयु में भी उनका वो जादू कायम था। उनकी त्वचा आज भी किसी 20 वर्ष की युवती की भांति कोमल और बेदाग थी, जो उनकी उस महंगी देखभाल का परिणाम था। मुख्य गुरुओं को यकीनन हमारे चिराग की ताकत का बहुत सटीक अंदाजा होगा, तभी तो उन्होंने उसे इस अग्नि शिखर की सबसे ऊंची चोटी पर आसीन किया है, शालिनी ने बहुत ही अभिमान से कहा। लेकिन यह उसका अंतिम स्कोर नहीं है। उसने पिछले कुछ हफ्तों में कड़ी मेहनत की है और अपनी सामर्थ्य को कई गुना बढ़ा लिया है। चिराग सच में बहुत ही होनहार और सुशील बेटा है। भले ही वो इतने ऐशो आराम और बिना किसी चिंता के पला बढ़ा है, लेकिन फिर भी उसने अपनी साधना में अपनी पूरी शक्ति झोंक दी है। मुझे तो सच में ईर्ष्या होती है कि काश मेरा बेटा भी उसके जैसा होता, विशाखा ने एक ठंडी आह भरते हुए कहा। अरे विशाखा, तुम ऐसी बातें मत कहो। भले ही तुम्हारा केवल एक ही बेटा है, लेकिन हम सब भली भांति जानते हैं कि वो स्वर्ग खंड में कितना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है। शालिनी मुस्कुराई। तुम चिराग की धर्म माता हो। ये तीनों लड़के हम दोनों के ही बेटे हैं। ओह शालिनी, तुम्हें मुझे प्रसन्न करना बहुत अच्छी तरह आता है। कोई आश्चर्य की बात नहीं कि गुरु चंडेल तुम्हारे इस अंदाज के दीवाने हो गए, और तुम भी तो वर्षों से गुरु सिंह पर अपना जादू चला रही हो। बस करो तुम दोनों, तुम्हारी ये बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जब ये दोनों महिलाएं आपस में हास परिहास कर रही थीं,
तभी कक्ष के बाहर से एक आवाज गूंजी। उन्होंने मुड़कर देखा तो दो बहुत ही प्रभावशाली और दमदार नौजवान उस कमरे में प्रविष्ट हुए। उन दोनों नौजवानों का अपना एक अलग प्रभाव था। उनमें से एक बहुत ही छरहरा और आकर्षक था, जबकि दूसरा बहुत ही शक्तिशाली लग रहा था। वो छरहरा नौजवान बिल्कुल चिराग जैसा लग रहा था, जिससे साफ पता चलता था कि वो शालिनी का बड़ा बेटा और चिराग का सगा बड़ा भाई चिन्मय है। और दूसरा नौजवान गुरु सिंह और विशाखा का पुत्र आदित्य था। अभी अभी जिसने उन औरतों की बातों को बीच में टोका था वो आदित्य ही था। आदित्य, हमारी माताओं से थोड़ी मर्यादा से बात किया करो, चिन्मय मुस्कुराया। अगर हम इनसे और ज्यादा सम्मान से बात करेंगे तो ये अभी युवा लड़कियों की तरह लजाने लगेंगी। आदित्य ने अपना सिर हिलाते हुए एक हल्की हंसी हंसते हुए कहा, कितने उद्दंड हो तुम, जरा मेरे चिन्मय को देखो, वो कितना ध्यान रखने वाला है। मैंने तुमसे कहा था कि जाकर अपने सबसे छोटे भाई की हौसला अफजाई करो, लेकिन तुम लोगों ने बहुत विलंब कर दिया। वो पहले ही उस अग्नि शिखर की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच चुका है। विशाखा ने अपनी आंखें घुमाई। अभी प्रथम स्थान पर होना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। मैंने अखाड़े में जो चर्चाएं सुनी हैं, उसके हिसाब से चिराग के लिए सर्वश्रेष्ठ छात्र का ताज पहनना अत्यंत कठिन होगा। आखिर उसे कामिनी और राघव जैसे धुरंधरों से टक्कर लेनी है। वो राघव प्रधानमंत्री का सबसे विशेष और प्रिय शिष्य है, और जहां तक कामिनी की बात है, क्या मुझे उसके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता है? वो 4 साल पहले वाले उस मुख्य छात्र की बहुत निकट है। क्या वे दोनों सच में इतने बलवान हैं? शालिनी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं, और अब वो स्पष्ट तौर पर एक मानसिक दबाव अनुभव कर रही थी। जाहिर सी बात है, अगर मां ने चिराग पर थोड़ा ज्यादा नियंत्रण रखा होता तो यकीनन उसके विजय की संभावना अधिक होती। लेकिन अभी की परिस्थितियों को देखते हुए उसके जीतने की उम्मीद मुश्किल से 20% ही है। विशाखा ने अपना सिर हिलाया। फिर भी उसके पास एक अवसर तो है ना। मैंने तुम दोनों को अपने छोटे भाई का साहस बढ़ाने के लिए भेजा था, और तुम दोनों कैसे भाई हो जो उसका मनोबल तोड़ने वाली बातें कर रहे हो? जाहिर सी बात है, हम अपने अनुज का पूरा साथ देंगे, आदित्य ने कहा। बात सिर्फ इतनी सी है कि इस बार वो सर्वश्रेष्ठ छात्र का खिताब हासिल नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी उसकी अपनी लगन और हमारे इस घराने के दम पर हम उसे स्वर्ग खंड में अपने साथ शामिल कर लेंगे, चिन्मय ने समझाते हुए कहा। चिराग सच में बहुत प्रतिभावान है। अगर उसने अपनी साधना में थोड़ी और जान झोंकी होती तो आज उसके जीतने की उम्मीद काफी बढ़ जाती, आदित्य ने कहा। शालिनी ने राहत की एक सांस ली। खैर, इतना भी पर्याप्त है। एक बार जब वो स्वर्ग खंड में कदम रख देगा तो वो तुम दोनों के संरक्षण में रहेगा, और संसार के किसी भी मनुष्य की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो उसका अहित कर सके। आप क्या कह रही हैं मां? इस पूरी दुनिया में किसकी इतनी मजाल है कि वो सिंह और चंडेल व्यापारी संघ से बैर मोड़ ले? अगर किसी ने चिराग को छूने की धृष्टता भी की तो मैं अपने इन्हीं हाथों से उसे सीधे यमलोक भेज दूंगा। चिन्मय एक हल्की हंसी हंसा। मुझे मत भूलना। आदित्य ने भी अपनी मुट्ठी भींची और एक मुस्कान दी। शालिनी भी मुस्कुराई। वो इन भाइयों के इस प्रेम और उनकी शक्तियों को देखकर बहुत प्रसन्न थी। ये लोग सच में इस गरुड़ साम्राज्य का भविष्य थे। और फिर उसे उस मृत्यु की कगार पर खड़ी औरत की याद आई, और उस जलील हुए बेटे की उस चुनौती की याद आई जो उसने चिराग को दी थी। ये याद आते ही शालिनी ठहाके लगाकर हंस पड़ी। क्या हुआ धर्ममाता, इतना बड़ा मजाक क्या था? आदित्य ने पूछा। कुछ नहीं, बस इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें अपनी वास्तविक औकात का अंदाजा नहीं है। आप किसके बारे में बात कर रही हैं? तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। शालिनी बहुत ही रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुरा रही थी। रुद्र, तुम्हारी बारी है, जल्दी से अखाड़े में उतरो। काफी देर तक प्रतीक्षा करने के बाद आखिरकार मुख्य गुरु मल्लिका की नजरें रुद्र पर पड़ी और उन्होंने उसे रणभूमि की तरफ धकेलते हुए कहा। मल्लिका के लिए आज का दिन बहुत ही थका देने वाला था और उस चिलचिलाती धूप की वजह से वे पसीने से भीग चुकी थीं।
लेकिन इस पसीने ने उनकी उस सुंदरता को पहले से भी ज्यादा आकर्षक बना दिया था। मेरा प्रतिद्वंदी कौन है और उसका स्तर क्या है? रुद्र ने पूछा। वो एक ऐसा शक्तिशाली शत्रु चाहता था जिससे उसे एक अच्छी शुरुआती रेटिंग मिल सके। नाड़ी जागरण का 9वां स्तर, मल्लिका ने जवाब दिया। अरे यार, आप तो मेरी ताकत का उपहास उड़ा रही हैं, रुद्र ने चिढ़ते हुए कहा। मैं क्या करूं? तुमने अपना नाम नाड़ी जागरण के 9वें स्तर के तौर पर ही दर्ज करवाया है। एक मिनट, क्या तुमने आत्मिक स्तर हासिल कर लिया है? मल्लिका को अचानक बोध हुआ कि रुद्र के शरीर में कुछ बहुत ही विचित्र बदलाव आ चुका है। बिल्कुल, तो फिर तुम्हें और भी ज्यादा संयम रखने की जरूरत है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सामने तब तक शत्रु भेजती रहूंगी जब तक कि तुम हार नहीं जाते, मल्लिका ने एक बहुत ही गंभीर स्वर में समझाया। रुद्र अखाड़े में उतर गया। कुछ ही देर में एक दूसरे मुख्य गुरु ने रुद्र के उस प्रतिद्वंदी को मैदान में भेज दिया। रुद्र ने उसे ध्यान से देखा और उसे यह देखकर बहुत विस्मय हुआ कि वो उस इंसान को जानता है। उसका वो प्रतिद्वंदी कोई और नहीं बल्कि विद्युत घराने का वो जीनियस प्रियांश था, जो नाड़ी जागरण के 9वें स्तर पर था। क्या गजब का इत्तेफाक है। कभी कभी ये जीवन सच में बहुत हास्यास्पद खेल खेलता है ना? रुद्र बहुत ही जोर से हंसा। प्रियांश के चेहरे का रंग रुद्र से बिल्कुल विपरीत था। उसने स्वयं अपनी आंखों से रुद्र को विक्रम की धज्जियां उड़ाते हुए देखा था। वो डर से कांप उठा। मुख्य गुरु, मैं इस इंसान से लड़ने से इनकार करता हूं। रुद्र ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि प्रियांश उसकी शक्ल देखते ही उन मुख्य गुरुओं पर पागलों की तरह चीखने लगेगा। क्या कारण है तुम्हारी? इस इंसान का नाम रुद्र प्रताप है और इसे 3 साल पहले इसके जलील कामों की वजह से विद्यापीठ से निष्कासित कर दिया गया था। इसे यहां वापस लौटने का कोई अधिकार नहीं है। प्रियांश की आंखें फटी हुई थीं। यह साफ था कि वो किसी भी कीमत पर रुद्र से लड़ना नहीं चाहता था। बकवास बंद करो अपनी। रुद्र को 3 साल पहले विद्यापीठ से नहीं निकाला गया था, मल्लिका ने अपनी सख्त आवाज में कहा। प्रियांश, तुम्हें इस लड़ाई से पीछे हटने का कोई अधिकार नहीं है, वरना तुम्हें इसी वक्त बाहर निकाल दिया जाएगा। मैं इस फैसले को नहीं मानता। जिसने दूसरों को नशे की दवा दी हो, वो इस विद्यापीठ का हिस्सा कैसे बन सकता है? मैं इससे नहीं लड़ूंगा, प्रियांश जोर से चिल्लाया। प्रियांश की इन बातों ने बहुत से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। उस एक नाम ने उन हजारों लोगों के मस्तिष्क में 3 साल पहले वाले उस अपमानजनक हादसे की यादें ताजा कर दी थी। तो ये है वो रुद्र। पूरे अखाड़े में बहसों का बवंडर खड़ा हो गया था। विद्युत घराने का वो लड़का बिल्कुल सही कह रहा है। हम इस तरह के कमीने इंसान को विद्यापीठ का हिस्सा नहीं बनने दे सकते। कितना जलील इंसान है ये। इसकी असली जगह तो नालियों में है। प्रियांश इस आग में और घी डालना ही चाहता था कि तभी उसे किसी ने पीछे से पुकारा। प्रियांश। उसने मुड़कर देखा तो उसकी बहन लावण्या खड़ी थी। उसका चेहरा पत्थर की तरह ठंडा था। एक असली मर्द की तरह लड़ो और हमारे विद्युत घराने की प्रतिष्ठा दांव पर लगाना बंद करो। हमारे घराने के बच्चे कभी रणभूमि से पीठ नहीं दिखाते। प्रियांश ये संकेत समझ गया। लावण्या विद्युत घराने के निजी कक्ष से बाहर आई थी, जिसका सीधा मतलब था कि यह घराने के बड़ों का आदेश था। मैंने अपना फैसला बदल लिया है। विद्युत घराने का सदस्य होने के नाते यह मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम जैसे लोगों को सजा दूं, प्रियांश ने रुद्र पर चीखते हुए कहा। उसकी इन बातों ने पूरी भीड़ में एक जोश भर दिया। बहुत बढ़िया, मुझे तुम्हारा यह उपकार जीवन भर याद रहेगा प्रियांश, रुद्र प्रताप ने बहुत ही शीतल आवाज में कहा। मेरा उपकार? किस बात के लिए? तुम्हारे इस ऐलान ने मुझे पूरी दुनिया की नजरों के ठीक बीचों बीच ला खड़ा किया है। रुद्र मुस्कुराया। तो क्या हुआ? तो यह हुआ कि अब तुम मेरे किसी काम के नहीं रहे। यह कहकर रुद्र बिना अपने जीवन बंधन प्राणी को बुलाए प्रियांश की तरफ बढ़ने लगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत! प्रियांश जोर से चिल्लाया और वो अपने विद्युत चीते के साथ रुद्र की तरफ तेजी से झपटा। धड़ाम! एक बहुत ही तेज और धुंधली आग पलक झपकते ही गुजरी और उसके ठीक बाद
एक जोरदार थप्पड़ की आवाज पूरे अखाड़े में गूंज उठी। अगले ही क्षण पूरे अखाड़े ने फटी आंखों से देखा कि प्रियांश हवा में किसी टूटे हुए खिलौने की तरह उड़ रहा है। वो एक भारी आवाज के साथ सीधा लावण्या के पैरों के सामने आकर गिरा। धड़ाम, एक और जोरदार थप्पड़ गूंजा। इस बार उसका वो चीता हवा में उड़ता हुआ आया और अपने लाचार मालिक के ठीक बगल में आकर गिरा। उसके अंदर भी अब दोबारा उठने की कोई शक्ति नहीं बची थी। ये लड़ाई एक पल के भी 100वें हिस्से में खत्म हो चुकी थी। तमाशा देखने वाले उन हजारों लोगों की सुन्न आंखों के बीच रुद्र ने बहुत ही सहजता से अपने हाथ झाड़े। किसी को भी इस परिणाम पर विश्वास नहीं हो रहा था। अगर समर प्रताप आज यहां होता तो वो स्वयं अपनी आंखों से देखता कि कैसे रुद्र ने एक बार फिर प्रियांश को धूल चटा दी थी, और इस बार सिर्फ एक थप्पड़ से। रुद्र जानता था कि जब तक वो स्वयं को पूरी तरह से बेदाग साबित नहीं कर देता, वो कोई भी सफाई देकर अपना वक्त बर्बाद नहीं करेगा। मेरे सामने अपना अगला शिकार भेजिए, रुद्र ने मल्लिका की तरफ देखते हुए कहा। उसकी नजरें अब सीधे उस शिखर पर बैठे चिराग पर टिकी थीं। रुद्र प्रताप का एक थप्पड़ विद्युत घराने के मुंह पर करारा तमाचा बन चुका है, लेकिन जब रुद्र का सामना चिराग के 6 सितारा शेर और कामिनी के जुड़वां राक्षसों से होगा तो क्या सिर्फ ये आग ही काफी होगी? और जब काव्या और समर प्रताप स्वर्गखंड से रुद्र की इस ताकत को देखेंगे तो क्या कोई नया हत्यारा अखाड़े में उतरेगा? रैंकिंग परीक्षा का यह अखाड़ा